आगे लिखेंगे खामियां, कमी। इस अधिनियम में कमी थी कुछ, इस अधिनियम की कमियां, इस अधिनियम की कमियां। इस अधिनियम की कमियां में देखें तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि यह जो अधिनियम था यह यूरोपीय मॉडल पर आधारित था, यूरोपीय मॉडल पर आधारित था। यह जो अधिनियम है यह भारतीय परिवेश, भारतीय परिवेश के अनुकूल नहीं था। जो 1904 का जो अधिनियम था, हम लोग पढ़े थे कि रॉबर्ट ऑन महोदय के मॉडल पर ही आधारित यह अधिनियम 1904 में अधिनियमित किया गया था और यह भारतीय परिवेश के अनुकूल नहीं था। यानी कि जब अंग्रेज लोग इस अधिनियम को अधिनियमित किए और जब उसको लागू किए तो यहाँ पर भारतीय समाज, भारतीय प्रचलन के अनुरूप न तो वह अधिनियम बना था और ना ही उसको लागू कर पाए। और एक अंग्रेजी में ही कहावत है, द लोटस नेवर राइजेस एबव द सराउंडिंग वाटर्स। कमल कभी भी अपने चारों तरफ के पानी से ऊपर नहीं जा सकता है, जब तक पानी ही स्वयं कहाँ ना जाए, ऊपर न जाए। तो कोई भी चीज़ तब तक नहीं पनप सकता जब उस चीज़ के पनपने के लिए चारों तरफ वातावरण अनुकूल न हो। और वही समस्या किसमें हुई? तो 1904 के अधिनियम में। इस अधिनियम में एक तो खामी ये थी कि यह भारतीय परिवेश के अनुकूल नहीं था, यूरोपीय मॉडल पर आधारित था। और इसके तहत जो सहकारी समिति बनी वो अधिकांश शहरी सहकारी समिति थी। अभी भी इसका प्रवेश ग्रामीण इलाकों में नहीं हो पाया था। अधिकांश समिति कैसी थी? तो शहरी सहकारी समिति थी, शहरी सहकारी समिति थी। इसके अलावा सहकारी जो समिति थी जो 1904 में अधिनियमित की गई थी, वो केवल ऋण सेवाओं तक केंद्रित थी, ऋण सेवाओं तक केंद्रित थी और उसमें से भी ज़्यादातर हिस्सा कृषि सेवा से भी संबंधित थी। यानी जो गैर कृषि क्षेत्र हैं उनको इससे ऋण नहीं मिल पा रहा था, जैसे कि हस्तशिल्प वाले जो क्षेत्र थे, जो बुनकर वाले क्षेत्र थे, जो दुग्ध उत्पादक वाले क्षेत्र थे। तो ये कुछ खामियां थी 1904 के अधिनियम में। और अब इन्हीं सब खामियों को दूर किया जाएगा किसमें? तो सहकारी समितियां अधिनियम 1912। यह 1904 के अधिनियम में क्या था? तो संशोधन। अब अगर संशोधन किया गया है तो संशोधन तो एडवेंचर के लिए किया नहीं जाएगा, जरूर कुछ न कुछ चीज़ों को सुधार करने के लिए या तो खामियों को दूर करने के लिए, या तो टू वे प्रोसेस भी हो सकता है, कुछ खामी को दूर करें और कुछ सुधार भी करें। तो 1904 के अधिनियम में जो खामियां थीं उसी में संशोधन करने के लिए सहकारी साख समितियां अधिनियम 1912 लाया गया। अब देखिए इसमें इन खामियों को कैसे दूर किया गया। तो इसमें तो सहकारी समितियों के संघ निर्माण की बात कही गई थी।
संघ निर्माण की बात कही गई थी। सहकारी समितियों के संघ की निर्माण की बात कही गई थी। कारण क्या था कि ये जो अधिनियम था, देखिए समितियां तो बनी लेकिन जितने संख्या में बनने चाहिए थे उतने नहीं बन पा रही थी, और जो बन भी गई थी वो ठीक से कार्य नहीं कर पा रही थी। तो एक उपाय निकाला गया कि क्या बनाया जाए, सहकारी समितियों का संघ बनाया जाए। और ये सहकारी समिति के जब संघ बन जाएंगे तो इन लोग किसका कार्य करेंगे, तो प्रशिक्षण का। क्योंकि अंग्रेजों ने जब ये अधिनियम बनाया तो हम बार बार कह रहे हैं ये किस पर बेस था, तो यूरोपीय मॉडल पर बेस था। और भारत जैसे देश में व्यापक रूप से क्या था, तो निरक्षरता था, अज्ञानता था, कुशलता की कमी थी, सामाजिक और आर्थिक असमानता ने समाज को जकड़ रखा था। तो इन सभी चीजों को दूर करने के लिए क्या लाया गया, तो सहकारी समितियों का संघ। जैसे उसमें पढ़े थे स्वयं सहायता समूहों में कि स्वयं सहायता समूहों का भी समूह होगा जिसे विलेज ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। विलेज ऑर्गेनाइजेशन का भी संघ होगा जिसे क्लस्टर लेवल फेडरेशन कहेंगे। और क्लस्टर लेवल फेडरेशन का भी एक फेडरेशन होगा जिसे DLF कहेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन कहेंगे। उसका काम क्या था देखे थे, वो स्वयं सहायता समूहों को क्या करता था, मार्गदर्शन करता था। तो वैसे ही जब सहकारी समितियों का संघ बन जाएगा तो यह सहकारी समितियों की निरक्षरता को दूर करने का कार्य करेगा, अज्ञानता को दूर करने का कार्य करेगा, सामाजिक आर्थिक असमानता को भी दूर करने का कार्य करेगा और प्रशिक्षण प्रदान करके कुशलता को बढ़ाएगा। ये हम पहले बता चुके हैं, ये पहले ही क्लास में रूरल डेवलपमेंट में, व्हाट इज ट्रेनिंग एंड व्हाट इज स्किल। स्किल इज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रेनिंग। स्किल डेवलपमेंट कैसे होएगा, तो ट्रेनिंग के जरिए, प्रशिक्षण के जरिए। समझ रहे हैं? इसीलिए किसकी व्यवस्था की गई, प्रशिक्षण की, ताकि लोगों की कुशलता को बढ़ाया जा सके। तो 1912 के अधिनियम में 1904 के अधिनियम को जो संशोधन किया गया तो उसमें एक अलग व्यवस्था ये लाई गई। साथ में इसमें जो ऋण दिए जा रहे थे, कल पढ़े थे कि पहले तो बचत करना है, फिर उसी में से क्या देना है, ऋण देना है। तो ऋण देने के लिए, और जो ऋण दिए जाते थे वो अधिकांश कृषि क्षेत्र के लिए होते थे। किसके लिए? कृषि क्षेत्र के लिए। और दूसरी बात, जो सहकारी समितियां थी 1904 के अधिनियम में, वो केवल ऋण देने का कार्य करती थी, और केवल ऋण देने से ही बात नहीं बन रही थी। जैसे बताए ऋण दे देंगे, लेकिन क्या था उनमें, निरक्षरता था, अज्ञानता था। तो अगर आप ऋण दे भी दिए और उन लोग खेती कर भी लिए, लेकिन इसके अलावा वो अपने फसल उत्पाद को बेचना भी नहीं जानते थे, ना ही उनके पास संग्रहण का कोई उपाय था, ना ही उनका फसल का बीमा होता था। तो इस अधिनियम में गैर ऋण सेवाओं पर भी बल दिया गया। गैर ऋण सेवाओं पर, जैसे क्या, तो विपणन, मार्केटिंग के लिए भी सहायता दी गई। इससे पहले केवल क्या दिया जाता था, ऋण दिया जाता था। आज के सहकारी समितियों को देखिए, क्या केवल वो ऋण देते हैं, क्या नहीं, संग्रहण की भी व्यवस्था देते हैं और फसल उत्पाद का क्रय विक्रय भी करते हैं। सरकार खरीदती है MSP पर, सिर्फ ऋण देने का कार्य नहीं करती है। तो 1912 में ये भी कल्पित किया गया कि सिर्फ ऋण देने से ही काम नहीं चलेगा, उनको गैर ऋण सेवाएं भी देनी पड़ेंगी, जैसे कि विपणन की सेवाएं, बाजार की सेवाएं, संग्रहण की सेवाएं, समझ रहे हैं, और क्या, तो क्रय और विक्रय की सेवाएं देनी पड़ेंगी। बात समझ रहे हैं? और
जब यह कानून 1904 में बनाया गया, भारत में प्रथम सहकारी साख समिति अधिनियम कब बनाया गया? तो 1904 में। बहुत महत्वपूर्ण है, 1760 बार पूछे जाने वाला प्रश्न हर परीक्षा में। इसीलिए वर्ष 2004 में शताब्दी वर्ष मनाया गया, सहकारी शताब्दी वर्ष। और उसी 1904 वाले अधिनियम को संशोधन कब किया गया? तो 1912 में। 1904 में अधिनियम बनाया गया था और बार बार कोट कर रहे हैं कि यह किस पर बेस्ड था? तो यूरोपीय मॉडल पर। और यूरोप में कृषि चलती थी व्यवसाय आधारित कृषि। शायद अभी आप लोग ये बात थोड़ा न जानते होंगे, कृषि भी कई प्रकार की होती हैं। आदिम कृषि, निर्वाह कृषि, गहन कृषि, नगद कृषि, व्यवसाय कृषि, अनेक प्रकार के एग्रीकल्चर होते हैं। और भारत समेत दक्षिण पूर्व एशिया में जीवन निर्वाह कृषि होती है। यानी कृषि आज भी भारत में जीवन निर्वाह कृषि ही प्रचलित है। यानी कि अभी अगर धान को छोड़ दें तो बाकी फसलों को उत्पादन वो बेचने के लिए नहीं करते, अपने निर्वाह के लिए करते हैं। और व्यवसाय कृषि में निर्वाह के उद्देश्य से नहीं बल्कि लाभ के उद्देश्य से, विक्रय के उद्देश्य से कार्य करते हैं। तो ये तभी सफल हो सकता था जब भारत में क्या होए, किसान ट्रांजिट होए, कहाँ से? निर्वाह कृषि से, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर से व्यवसाय आधारित या कॉमर्शियल फार्मिंग की तरफ जाएं। समझ रहे हैं? तो ये भी एक बात आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि इसका उद्देश्य और क्या था? तो निर्वाह कृषि से ट्रांजिशन इसका होना चाहिए कहाँ की तरफ? तो व्यवसाय आधारित कृषि की तरफ होना चाहिए। आगे है, इसमें गैर कृषि क्षेत्रों को भी ऋण देने की बात कही गई, जैसे कि क्या? तो हथकरघा, समझ रहे हैं, और शिल्पकारों को। ठीक, तो ये कुछ बातें आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि सहकारी साख समिति अधिनियम 1912 सहकारी साख समिति अधिनियम 1904 से किस रूप में पृथक है। भाई एक बहुत सहज सा प्रश्न उठता है कि जब एक अधिनियम है तो दूसरा अधिनियम क्यों बनाया जा रहा है, उसमें संशोधन क्यों किया जा रहा है? आज भी कोई कानून बनता है तो या तो नई कानून बनती है या तो पुराने कानूनों में संशोधन होता है। तो पुराने कानूनों में संशोधन तभी तो होएगा जब उसकी आवश्यकता महसूस होएगी। तो 1912 में ये सारी आवश्यकताएं महसूस की गई और 1904 के अधिनियम में संशोधन किया गया। समझ रहे हैं? तो ये हम लोग पहुंच चुके हैं कब? तो 1912 में। 1912 के बाद ये प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। और जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो इसके कारण अनेक घटनाएं भारत में भी घटी। भारत तो प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में। हालांकि गांधी जी ने अंग्रेजों का समर्थन किया कि बदले में वो हमारा कुछ कल्याण करेंगे, लेकिन जो अंग्रेज हैं अपने वादे से मुकर जाते हैं। तो फिर गांधी जी कई फिर आंदोलन भी शुरू करते हैं। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ, नाम ही क्या है? विश्व युद्ध, तो पूरा विश्व क्या होएगा? प्रभावित होगा, भले आप युद्ध में भाग ले रहे हो या न ले रहे हो। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो निर्यात में आ गई कमी। निर्यात में क्या आ गई? कमी, क्योंकि चारों तरफ अफरा तफरी मची थी। और जब निर्यात में कमी आई तो यानी कि अगर आपूर्ति और मांग के अर्थशास्त्र के सिद्धांत को लागू करोगे तो फसल उत्पादों की कीमत को भी क्या हो जाना चाहिए? कम हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि निर्यात नहीं होएगा तो ज़्यादातर पूरी क्वांटिटी भारत में ही रहेगी, सप्लाई बढ़ जाएगी और कीमत क्या हो जाएगी? कम।
और इससे किसानों को लाभ क्या होने लगा? कम, क्योंकि फसल उत्पाद की कीमत क्या हो गई? तो किसानों की लाभ भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और किसानों की लाभ कम हो जाएगी तो ऋण की वापसी हो पाएगी क्या? ऋण की वापसी नहीं हो पाएगी। और ऋण की वापसी तो हो नहीं रही है, साथ में उनको अब लाभ भी कम हो रहा है तो उनको पैसों की भी जरूरत पड़ेगी। तो जो जमा किए थे समिति में उन सबको भी क्या करने लगे? वो निकालने लगे, जमा का भी क्या करने लगे? आहरण करने लगे। समझ रहे हैं? तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत के सहकारिता ढांचे में भी कुछ आमूलचूल परिवर्तन आए और जो व्यवस्था बनाई गई थी वो फिर से बिगड़ने लगी थी। और इसके मद्देनजर लिख लिए इसको, लिखोगे कि नहीं? लिखिए, ये लिख लेंगे, प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध का सहकारिता पर परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध का और यही वाला क्वेश्चन गया था 1912 का। अच्छा, बता रहे हैं ना, आएगा हर एग्जाम में आएगा वो। अच्छा, और हर एग्जाम में आएगा, एक एग्जाम की बात नहीं है। हो गया? चलें आगे। अब आगे 1915। ये महोदय देख रहे हैं, काफी अच्छा इन्होंने वेशभूषा पहन रखा है और इनका नाम है मैकलेघन। तो मैकलेघन समिति कब बनी थी? तो 1915 में। इन्होंने भी वही, अब क्यों इस समिति का गठन किए? क्योंकि ये क्या आ गई थी? समस्या आ गई थी। समझ रहे हैं? 1912 में संशोधन किए, उम्मीद थी कि चीजें बेहतर होंगी, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के कारण स्थिति और बद से बदतर होती गई और 1915 में मैकलेघन समिति की मैकलेघन समिति का गठन किया गया। अब देखिए इस समिति ने कौन कौन सी सिफारिश की है। इस समिति ने भी काफी कुछ जिक्र किया था, इस पूरा रिपोर्ट पढ़े तो, कि वही है निरक्षरता है, अज्ञानता है, प्रशिक्षण की कमी है, किसान ऋण का उपयोग करना नहीं जानते हैं, प्रशिक्षण में भी समस्या आती है क्योंकि निरक्षर है। ट्रेनिंग अगर आप देंगे तो शिक्षित रहते हैं तो ट्रेनिंग जल्दी और बेहतर तरीके से हो पाती है, लेकिन जब वो शिक्षित नहीं होते हैं तो उसमें काफ़ी समस्या आती है। तो अनेक प्रकार की समस्याओं का उल्लेख इन्होंने किया और उन समस्याओं के विश्लेषण के बाद इन्होंने भी कुछ सिफारिशें की हैं। ठीक, तो उन सिफारिशों को देखिए क्या कहते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि भारत में 3 स्तरीय सहकारी समितियों का ढांचा निर्मित होना चाहिए और हर राज्य में आज 3 स्तर पर ही बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ में भी सहकारी समितियां जो कार्य कर रही हैं वो 3 स्तर पर ही हैं, चाहे लघु वन उपज के क्षेत्र में हो, चाहे धान का क्रय या विक्रय के क्षेत्र में हो। एक अपेक्स बैंक होता है जो रायपुर में है, फिर जिला यूनियन बैंक है, फिर उसके बाद जमीन पर प्राथमिक कृषि साख समिति है। अगर बात करें लघु वन उपज के क्षेत्र में तो जमीन पर वहाँ प्राथमिक लघु वन उपज समिति कार्य कर रही हैं। समझ रहे हैं? तो इन्होंने 3 स्तर बताए और बोले कि ये जो सहकारी समितियों का 3 स्तर बनाया जाना चाहिए। एक तो होंगे जो आधार तल पर, उनका नाम इन्होंने कहा, उनका नाम क्या रख दिया जाए तो प्राथमिक कृषि साख समिति।
टैक्स, ठीक, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी या कमिटी, ठीक। और इन्होंने कहा यहां पर क्या होना चाहिए, तो केंद्रीय सहकारी साख समिति, केंद्रीय सहकारी साख समिति, और यहां पर होना चाहिए शीर्ष सहकारी समिति। इसको ही एपेक्स बैंक कहते हैं। अभी आगे जाकर पढ़ेंगे, जब छत्तीसगढ़ में सहकारी समितियों का ढांचा पढ़ेंगे तब वहां ये प्रारूप आपको नजर में आएगा, ठीक। तो फिर हम लोग वहां नजर भी डालेंगे छत्तीसगढ़ में कितने प्राथमिक कृषि साख समिति कार्यरत हैं। बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, पीएससी में 2 से 3 बार आ चुका है, व्यापम में आता ही रहता है, समझ रहे हैं। इसको उन्होंने क्या कहा, तो आधार तल पर, क्या कहा, तो आधार तल पर स्थिर रहेगा। ये कहाँ रहेगा, तो जिला स्तर पर, और ये कहाँ रहेगा, तो राज्य स्तर पर। अब देखिए, मैं चाहता तो इसको ऐसे भी बना सकता था, ऐसे भी, और 3 यहाँ दे सकती थी, लेकिन हम बनाए कैसे इसको, पिरामिड के रूप में, क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या में कौन रहेंगे, तो प्राथमिक कृषि साख समिति, इससे कम कौन रहेगा, तो केंद्रीय सहकारी साख समिति, और ये तो एक ही रहेगा, पिरामिड के सबसे ऊपर में है, समझ रहे हैं। तो इन्होंने एक पहली सिफारिश की कि भारत में या राज्यों में सहकारी समिति का ढांचा त्रिस्तरीय होना चाहिए, और आज संपूर्ण देश भर में सहकारी समितियों का 3 स्तर ही कार्य करते हैं हर राज्य में, समझ रहे हो। बढ़े आगे, और इन्होंने दूसरा कहा कि सहकारी समितियों का उद्देश्य मध्यम अवधि एवं अल्प अवधि, मध्य अवधि एवं अल्प अवधि ऋण या फिर साख, या फिर अंग्रेजी में क्या, तो क्रेडिट, उधार देना होना चाहिए। कैसे ऋण प्रदान करें, तो वो मीडियम टर्म वाले, या तो फिर हाँ शॉर्ट टर्म वाले, अल्प अवधि वाले, समझ रहे हैं। और इन्होंने भी हर समिति लगभग ये बात तो कहेगी ही, क्योंकि यह कार्य तो आज तक पूरा नहीं हुआ है, और हम बार बार कहते आए हैं, शुरू से कहते आए हैं कि इस देश में एक ही चीज उबार सकती है गरीबी से, वो क्या है, व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण। कई सारी योजनाएं भी चल रही हैं, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन योजना, न जाने कितने, जनजातीय मंत्रालय का अलग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का अलग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का अलग चल रहा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय का अलग चल रहा है, कौशल विकास मंत्रालय का अलग चल रहा है, लेकिन अभी भी जमीन पे कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। और आज ये जो हमारे युवा जो पढ़ लिख कर स्नातक पूर्ण कर रहे हैं, वो भी प्रशिक्षित नहीं है, बस वो स्नातक के कागज का टुकड़ा लेकर निकल रहे हैं, और प्रशिक्षित नहीं है। जब तब तक वो कार्य कैसे करेंगे, विदाउट ट्रेनिंग आप कार्य नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अभी कोई भी पेशा हो, जैसे अभी मेडिकल हो गया तो 4 साल की पढ़ाई, 1 साल उन लोग का कंपलसरी ट्रेनिंग होती है, तब जाकर वो स्किल्ड होते हैं, फिर मैदान में उतरते हैं कार्य करने के लिए, समझ रहे हैं। तो प्रशिक्षण बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आज के संदर्भ में भी। एक तो हमारे देश में अधिकांश लोग शिक्षित नहीं हैं, और जो शिक्षित हैं वो भी प्रशिक्षित नहीं हैं, समस्या यहाँ हो जाती है। और नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, और लोग पुराने टेक्नोलॉजी में ही कार्य करने के लिए प्रशिक्षित नहीं है। अभी भारत में जरा आप ही सोचिए कि मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन जैसी कंपनी कैसे खुलेगी, यहाँ वर्कफोर्स ही नहीं है उसके लिए, जो नेसेसरी स्किल चाहिए कार्य करने के लिए, वो यहाँ है ही नहीं। जरा ऐसा सोच कर देखिए भाई, आईटी कंपनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी रायपुर में क्यों नहीं आती?
क्योंकि उसको नेसेसरी यहाँ स्किल लेबर फोर्स ही नहीं मिलेगा। वो क्यों बेंगलोर, हैदराबाद, बॉम्बे, दिल्ली में कंसंट्रेटेड है? क्योंकि वहीं पर उनके लिए जो आवश्यक जो श्रम है उनको वहाँ पर उपलब्ध है। तो उसी तरीके से बहुत सारी ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी अब आ गई हैं जो अभी ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, अमेरिका, चीन जैसे देशों में कार्य कर रहे हैं। उनका अभी हमारे देश में आना बाकी है। और जब तक उन उद्योगों के लिए आवश्यक श्रम उपलब्ध नहीं होगा तब तक वो आना चाहेंगे क्या? निश्चित रूप से नहीं आना चाहेंगे। तो प्रशिक्षण बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। तो ये कौन महोदय हैं? मैक्लेगन महोदय हैं। तो पेपर में आएगा कि 1915 में गठित मैक्लेगन समिति का संबंध किससे है? सहकारिता से है, खाद्य से है, कृषि से है कि उद्योग से है? तो क्या बोलेंगे? सहकारिता से है। समझ रहे हैं? और कठिन प्रश्न बनाने का कार्य करेगा। और कठिन प्रश्न आ सकते हैं, थोड़ा दूरदर्शी होना पड़ेगा बच्चों। फॉरेस्ट में यही हुआ, बिल्कुल पैटर्न बदल गया था। जो पुराने पेपर को देखकर पढ़कर गए थे, आप लोग चाहें अगर मैं पूरी कल्पना की बात कर रहा हूँगा तो अभी शायद जो 20 में पेपर हुआ था कोरोना महामारी के कारण वो पोस्टपोन हुआ, फिर उसका पेपर, उससे पहले शायद 2017 में पेपर हुआ था। तो 2017 वाला पेपर और ये जो 20 में वाला पेपर हो देखेंगे तो आपको जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। और ऐसा ही किसमें हुआ था? एक लैब वाला पेपर भी हुआ था, उसमें भी लोग काफी बाहर जाकर चिल्लम चिल्ली कर रहे थे कि पेपर क्या आ गई है, बहुत कठिन आ गई है। तो कुछ ऐसा यहाँ भी नहीं हो सकता है क्या? तो फिर उपाय क्या है कि हम ऐसी चीजों को हम इस तरीके से पढ़ लें कि जहां से भी प्रश्न आए हम बनाने के क्या रहेंगे, योग्य रहेंगे। ऐसा तो नहीं है कि अगर ज्यादा चीजें पढ़ ले रहे हैं तो बुखार आ जाएगी या हम लोगों को अंदर से खराब कर देगी, ऐसी बातें तो नहीं है। समझ रहे हैं? तो अगर कठिन प्रश्न बनाने का प्रयास करेगा तो सिफारिशों को पूछेगा ऑप्शन बनाकर, लेकिन सरल प्रश्न में सिर्फ क्या पूछ लेगा? मैक्लेगन समिति का संबंध किससे है? और मैक्लेगन, दूसरा प्रश्न, मैक्लेगन समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1915 में हुआ था। कई जगह 1915 है तो कई जगह 1914 है, दोनों डेट को लिख लीजिएगा। ठीक, तो इतनी बातें समझ में आई क्या आप लोगों? हाँ हाँ, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए क्योंकि इनको किसान हैं और इन लोग कम मात्रा में ऋण लेते हैं। और जैसे एक साल में जो ऋण लिए फसल बेचकर उसी को क्या करना होता है? चुकाना होता है। जैसे अभी कैसा होता है कि आपको सोसाइटीज में जब भी अभी सब गांव वाले कहाँ जा रहे होंगे? पैक्स में आ रहे होंगे। वहां से उनको क्या मिल जाएगा? खाद, और ऋण में मिलता है। और जब धान बेचेंगे आप तो पैसा कट कर आएगा। तो शॉर्ट टर्म देना है उनको। और जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं उनका ऋण का आकार भी क्या होएगा? बड़ा, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। और जो बड़े किसान हैं वो भी लॉन्ग टर्म लेते हैं, तो उसके लिए भी आगे पढ़ेंगे। ये आमतौर पर किस पर केंद्रित है? तो गरीबों पर है ना भाई। सहकारिता सबको साथ लेकर सबको साथ लाया जा रहा है, तो भाई जो मजबूत है उनको तो लाने का कोई अर्थ ही नहीं है। समझ रहे हैं? तो कमजोरों को मजबूत करने के लिए है। तो इसीलिए कमजोरों को क्या तो मध्यम अवधि का या तो अल्पावधि का, न तो वो ज्यादा ऋण ले सकते हैं ना ही उनके काम का है, न तो उनके पास उतनी जमीन है कि उतना सारा ऋण लेकर वो क्या करेंगे। समझ रहे हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में जमीन हमारे देश में बट गई है बहुत ज्यादा। ये भी एक बड़ी समस्या हो गई है। छोटे छोटे खेत दिखते होंगे। अगर आप लोगों के पास गूगल अर्थ होगा तो जाकर गूगल अर्थ में यूरोप के किसी खेत को देखिएगा। यहाँ के 10 खेत के बराबर यूरोप का एक खेत होता है, तो प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा आती है। छोटे छोटे खेत में ना तो ट्रैक्टर चल पाता है और न ही से प्लानिंग हो पाती है। भाई आप टमाटर उगाना चाहते हैं तो खेत छोटे छोटे हैं तो कैसे? एक बड़ा क्षेत्र है तो उसमें आप कोई भी प्लानिंग कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो इसीलिए क्या है तो मध्यम अवधि या फिर अल्प अवधि, मीडियम टर्म या फिर शॉर्ट टर्म। चलें आगे। समझ गए मैक्लेगन समिति की बातें? तो ये ध्यान रखना है कि त्रिस्तरीय संरचना की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई थी? तो मैक्लेगन समिति द्वारा। और किस वर्ष में की गई थी? तो 1915 में की गई थी। चले आगे। अब ये देख रहे हैं तो ये जो टकले महोदय दिख रहे हैं इनका नाम है मोंटेग्यू और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। और ये हैं जेम्स फोर्ड।
और ये थे वायसराय या फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो आज ही जाकर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वायसराय के कंसेप्ट को पढ़ लीजिएगा, दोनों में क्या अंतर है। और पॉपुलरली इसको क्या जाना जाता है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, और दूसरा भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919। इसमें भी कुछ प्रोग्रेस हुआ सहकारिता के क्षेत्र में। इस अधिनियम के जरिए सहकारिता को प्रांतों का विषय बना दिया गया। सहकारिता को प्रांतों का विषय बना दिया गया और इसके बाद विभिन्न प्रांतों में सहकारी संबंधी क्या बने, कानून बने। इसीलिए कह रहे हैं कि हर राज्य में अलग अलग थोड़ा थोड़ा अंतर मिलेगा, क्योंकि 1919 से ही वो कहाँ चला गया था, राज्यों के अधीन चला गया था। आज भी हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में विषयों का विभाजन कर दिया गया है, समझ रहे हैं। तो अब जब ये कहाँ आ गया, प्रांतों के अधीन आ गया, तो विभिन्न प्रांतों में क्या बने होंगे, तो सहकारिता संबंधी अधिनियम बने होंगे। बोलो बच्चों, सहकारिता संबंधी कानून बने होंगे, अधिनियम बने होंगे, ठीक। और कोई पहला प्रांत बना था जहां बॉम्बे सहकारी साख समिति अधिनियम 1925। तो किस राज्य में पहला बना, तो ये भी एक फैक्ट है, ध्यान रखना है। क्या, तो बॉम्बे। समझ रहे हैं। तो ये यहाँ हमको 3 ही बात ध्यान में रखना है। तो 1904, 1912, 1915, 1919, समझ रहे हैं। और फिर क्या, तो 1925 में भी एक फैक्ट है जहां पर पहला प्रांत संबंधी सहकारी साख समिति अधिनियम अधिनियमित हुआ। चलें आगे, हो गया, लिख रहे हैं, लिखिए। अच्छा, हाँ, आएंगे ही, वही कह रहा हूं, क्योंकि अभी ऐसा है, देखिए प्रतिस्पर्धा इतनी उच्च स्तर पर चली गई है। अगर पेपर जरा से भी सरल आएगा तो जो कट ऑफ मार्क्स है बहुत ज्यादा ऊपर चली जाएगी। कोई भी पेपर हो, यूपीएससी में कह रहे 75 नंबर, 200 नंबर में से 75 नंबर कट ऑफ जा रहा है, 50% भी नहीं। लोग इस योग्य नहीं है कि 200 नंबर में 100 नंबर भी ला सकें, 50 नंबर ला सकें। सीजीपीएससी में भी यही हुआ। कोई कह रहा है 95 नंबर कट ऑफ है, जितना भी हो 100 से अधिक नहीं होगा लोगों के सुझाव के अनुसार। तो लोगों में इतनी क्षमता नहीं है कि जो सरकार पेपर देती उसमें 50% ला पाए। स्कूल में लोग कितना ले आते थे, 99%, 95% ले आते थे, समझ रहे हैं। तो कम से कम आप कोई भी पेपर दें तो अपना टारगेट ये तो रखिए कम से कम 200 नंबर में से 100 नंबर में ले आऊँगा तो कोई भी एग्जाम इजली निकल जाता है, समझ रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको सशक्त तरीके से तैयारी करनी होगी, योजना बनाकर तैयारी करनी होगी, रणनीति बनाकर तैयारी करनी होगी, तब जाकर बात बनेगी, समझ रहे हैं। पेपर को मेरे को भेज दीजिएगा, ठीक। चलें आगे, लिख लिए। आगे 1928 कृषि संबंधी रॉयल कमीशन कब गठन किया गया था, पेपर में पूछने की संभावना है। कृषि संबंधी किसी भी पेपर में, जरूरी नहीं है ग्रामीण विकास, इतिहास का भाग है ये। और बार बार कह चुके हैं, हमारे देश के अभी जो उपराष्ट्रपति हैं उनके पूर्व वेंकैया नायडू जी कहते थे इतिहास मात्र युद्ध का वर्णन नहीं है, इतिहास
अतीत के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक घटनाओं का वर्णन करता है। इतिहास आमतौर पर राजाओं की लड़ाई नहीं होती है। तो ये हमारा किसका पक्ष है? आर्थिक पक्ष है हमारे अतीत का, ताकि हम लोग अतीत से कुछ सीख सकें। तो ये कोई भी एग्जाम में आने की संभावना है कि कृषि संबंधित रॉयल कमीशन का गठन कब किया गया था? तो वर्ष 1928 में। तो कृषि संबंधी रॉयल कमीशन आयोग, रॉयल आयोग या राजसी आयोग कह देते हैं इसी को। हिंदी में क्या कहेंगे? राजसी आयोग। इसने एक महत्वपूर्ण सिफारिश की कि भूमि बंधक बैंक बनाया जाए, लैंड डेवलपमेंट बैंक बनाया जाए। इसमें भूमि से संबंधित चीजों, भूमि सुधार के लिए, अगर भूमि बंजर हो गई है, भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए अगर भूमि जब्त हो गई है, तो इत्यादि जो भी संबंधित है भूमि से, उसके लिए अलग से बैंक बनाने का सुझाव कृषि संबंधित राजसी आयोग ने दिया था। और कब दिया था? तो 1928 में। एक छोटा सा फैक्ट है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसलिए एक ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक पॉइंट इसलिए ला दिए हैं ताकि थोड़ा सा याद भी रहे। समझ रहे हैं? चले आगे, बोलो। अब देखिए कि आगे जो घटना घटती है 1928 के बाद, हमारे देश में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 पारित किया जाता है। क्या? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, और इसके तहत आरबीआई की स्थापना 1935 में की जाती है। और यह जो अधिनियम था वह हिल्टन यंग कमीशन या कमेटी के सिफारिश पर किया गया था। बहुत बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है कि आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? तो हिल्टन यंग कमीशन। और ये महोदय कौन है? तो हिल्टन यंग महोदय हैं। देख रहे हैं, एक उम्र के बाद तो बाल चले ही जाएगा, भिड़े का भी चला गया है, ये देख रहे हैं। लेकिन ये हिल्टन महोदय, क्रेडिट जाना चाहिए था भीमराव अंबेडकर जी को। हम पहले ही बता चुके हैं कि मुझे निजी तौर पर एरिस्टोटल, अरस्तु के बाद अगर कोई व्यक्ति अद्भुत करिश्मा वाले व्यक्ति लगते हैं तो कौन है? तो भीमराव अंबेडकर जी। इतनी पढ़ाई इन्होंने की अपने जीवन में कि शायद ही कोई भारतीय व्यक्ति ऐसा अब भविष्य में कर सकते हैं, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा कठिन प्रतीत होती हैं। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी, रुपए की समस्या। किताब पूछेगा कभी न कभी किसी एग्जाम में कि रुपए की समस्या, उद्भव और समाधान नामक किताब, प्रसिद्ध अर्थशास्त्र का किताब किसने लिखा था? तो भीमराव अंबेडकर जी ने। तो ये इन्होंने ये जो सिफारिश की है ना, इसी किताब के आधार पर की है। इन्होंने अपने मन से कुछ भी नहीं किया है हिल्टन यंग महोदय ने। इनका संपूर्ण आधार क्या था? तो यह भीमराव अंबेडकर जी का यह किताब, जिसका नाम है रुपए की समस्या, उद्भव और विकास। तो ये तो कैसा फ्लो होएगा? तो पहले ये किताब लिखी गई, फिर इसका अध्ययन किसने किया? तो हिल्टन यंग महोदय ने। और हिल्टन यंग महोदय ने फिर किसकी स्थापना की बात कही? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो यानी इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा? तो भीमराव अंबेडकर की किताब क्या? तो रुपया की समस्या, उद्भव और समाधान। ठीक, तो हिल्टन यंग महोदय ने रुपया की समस्या, उद्भव और समाधान किताब के आधार पर आरबीआई की स्थापना
की सिफारिश की गई और सरकार द्वारा आरबीआई अधिनियम 1934 पारित किया गया और इस अधिनियम के तहत वर्ष 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई और आगे जाकर 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इससे पहले यह निजी थी, 14 साल तक यह निजी थी। क्या किया गया? तो अगर आरबीआई का अगर इतना प्रोसेस याद रख लेते हो तो न सिर्फ ग्रामीण विकास के लिए बल्कि अन्य एग्जाम के लिए आपका यह काम आता रहेगा। समझ रहे हैं? चलें आगे, बोलो, लिख रहे हो? भेज देंगे हम, उसको लिख लीजिएगा। ये सब चीज़ें देखिए आनी चाहिए। कोई भी अधिकारी अगर आप बन रहे हैं, विशेष रूप से ईडीओ भी देखिए एक अधिकारी वाला पद है, और जो सीजीपीएससी वाले कर रहे हैं, जो एक जिला को संभालने वाले हैं, विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में जिस जिले में भी जाएंगे वहाँ कितने शहर मिलेंगे। अगर मान लीजिए 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जिला है टोटल, तो मुश्किल से उस 5 लाख में से 10% क्या होएगा? शहरी क्षेत्र होएगा, बाकी 90% क्या है? अगर जब ग्रामीण परिवेश की जानकारी ही नहीं रहेगी तो भला वो क्या गुंडा बनेंगे? समझ रहे हैं? तो जानकारी होना क्या है? जरूरी है। चलें आगे देख रहे हैं तो 1935 और 1937 अब आएंगे। और ये वेंकट, इनको जान रहे कौन है? ये पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, वेंकैया नायडू जी हैं। प्रखर वक्ता थे ये भी, काफी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं ये। समझ रहे हैं? और एक किस पर माला चढ़ा रहे हैं? तो वेंकट भाई मेहता जी ऊपर। और वेंकट भाई मेहता समिति कब बनी थी? तो 1937 में इन्होंने सहकारी समितियों के पुनर्गठन की बात कही। ज़्यादा इनकी सिफारिश नहीं देखेंगे, फिर भी मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो 19 और किससे संबंधित था? तो सहकारी समितियों से संबंधित था। ठीक हो गया? उसको कम कर देते हैं। ठीक, इन्होंने कहा कि उसका क्या करिए? तो पुनर्गठन करिए। इन्होंने अपने तरीके से कुछ सुझाव दिए गए हैं। आगे जाकर इनके नाम से पूना में एक संस्था भी बनाई जाती है। अब हेडिंग दीजिएगा स्वतंत्रता पूर्व घटनाएं। आजादी के ठीक पहले, पूर्व, हाँ, स्वतंत्रता पूर्व घटनाएं, आजादी के ठीक पहले कुछ घटनाएं घटी, उसको देखते हैं। ये देख रहे हैं पॉल्सन बटर। भारत में अमूल आने से पहले भारत के बाजार में दुग्ध और दुग्ध उत्पादों पर एकाधिकार इसी कंपनी का था और इसका नाम क्या था? तो पॉल्सन। यह किससे संबंधित था? तो दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद, डेयरी एवं डेयरी प्रोडक्ट पर क्या था? तो इसका एकाधिकार था, मोनोपोली था इसका। समझ रहे हैं? और यह पॉल्सन गुजरात के प्रसिद्ध आनंद नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, ध्यान रखिएगा। आनंद नाम का स्थान है और ये कहाँ स्थित है? तो गुजरात के आनंद में है। यहीं से अभी अमूल पनपेगा। 1976। हाँ, समझ रहे हैं? तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आनंद गुजरात में है, खेड़ा के करीब ही है।
खेड़ा सत्याग्रह आप लोग पढ़े होंगे इतिहास में, समझ रहे हैं। तो वहीं खेड़ा और आनंद दोनों बहुत पास पास हैं और गुजरात के भौगोलिक रूप से चारों तार क्षेत्र में ये दोनों जिले स्थित हैं। ठीक, तो इस कंपनी का क्या था, तो एकाधिकार था और इस एकाधिकार को चुनौती देते हैं त्रिभुवन महोदय। ये कौन है, तो त्रिभुवन महोदय, और ये दुग्ध सहकारी समिति बनाते हैं 14 दिसंबर 1946 और यही क्या बनती है, तो अमूल। ठीक, अमूल दूध पीता है इंडिया, समझ रहे हैं। तो 1946 में इन्होंने एक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का गठन किया। जो भी दूध उत्पादन करने वाले थे आनंद गांव में, उन सबको कहा हम लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे और एक साथ मुंबई शहर को दूध की सप्लाई करेंगे। इससे पहले पॉल्सन करता था, समझ रहे हैं, पूरा ठेका उसी के पास था। लेकिन कोई भी आसानी से अपना एकाधिकार तो छोड़ता नहीं है, तो पॉल्सन भी इतनी आसानी से छोड़ देता क्या, नहीं छोड़ रहा था। समस्या किसको हो रही थी, तो त्रिभुवन महोदय को। क्या नाम है इनका, तो त्रिभुवन महोदय। क्या नाम था, तो त्रिभुवन महोदय। और जाकर ये मिलते हैं किससे, तो सरदार पटेल से। किससे मिलेंगे, तो सरदार पटेल से। और सरदार पटेल आगे जाकर किसको भेजते हैं, एक तस्वीर छूट गई है, मोरारजी देसाई को भेजते हैं। ठीक, फिर मोरारजी देसाई जाकर आंदोलन करते हैं और फिर इनको भी कुछ स्थान मिल जाता है बॉम्बे को दूध सप्लाई करने को। और आगे जाकर 1949 में ये जो त्रिभुवन महोदय थे, उन्होंने अमूल से किसको जोड़ लिया, तो बहुत प्रसिद्ध वर्गीस कुरियन महोदय हैं। इन्होंने ही अमूल को शीर्ष पर पहुंचा दिया, यही व्यक्ति हैं। यहाँ पर देख रहे हो कोई दे रहा है, और जो दे रहा है वह, उसको देखते ही मेरे अंदर ऐसे न्यूरॉन्स आने लगते हैं जो क्रोध वाले होते हैं, और मैं क्रोध से दूर रहता हूँ। लालू प्रसाद यादव जी हैं, वो दे रहे, समझ रहे हैं, क्योंकि उनसे अधिक भाई भतीजावाद, पत्नी भी विधायक, राबड़ी खुद जेल चले गए या नहीं लड़ पा रहे तो किसको लड़ा दिए, पत्नी को, वो भी नहीं तो बेटे को, वो भी नहीं तो बहू को, समझ रहे हैं। चारा घोटाला, IRCTC घोटाला, न जाने क्या क्या, फिर भी लोग मत देते हैं। और यह है हमारे लोकतंत्र की सच्चाई, समझ रहे हैं। सजा मिल रही है, सबको मालूम है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, फिर भी उनके जो वंशज हैं वो चुनाव जीतकर आ रहे हैं, इसीलिए मैंने उनको वहाँ फ्रेम से हटा दिया। तो वर्गीस कुरियन जी को ध्यान रखेंगे। 1949 में त्रिभुवन महोदय किसको रिक्रूट करेंगे, तो वर्गीस कुरियन जी को। इनको भारत में व्हाइट रिवॉल्यूशन का पितामह कहा जाता है, श्वेत क्रांति का, श्वेत क्रांति का। और श्वेत क्रांति को चलाने के लिए बार बार 1760 बार पूछे जाने वाला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड किसके लिए, तो व्हाइट रिवॉल्यूशन के लिए। और व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है, तो दुग्ध से। और व्हाइट रिवॉल्यूशन का श्रेय किसको जाता है, तो वर्गीस कुरियन को। और वर्गीस कुरियन को रिक्रूट करने का श्रेय किसको जाता है, तो त्रिभुवन महोदय। और त्रिभुवन महोदय जी भी वो सहकारी कैसे गठित कर पाए, क्योंकि कहानी शुरू हुई थी तो औद्योगिक क्रांति से, रॉबर्ट ओवन महोदय से शुरू हुई थी, समझ रहे हैं। तो कहानी बहुत पीछे तक जाती है। चलें आगे, खत्म हो गया लग रहा है, अब हाथ से ही लिखेंगे। अब देश क्या हो गया, आजाद। ठीक, आजादी के बाद से ही, आजादी के, हाँ अब क्या लिख लेंगे, तो स्वतंत्रता पश्चात सहकारी
समितियां संबंधी घटनाएं या सहकारी समितियों से संबंधित घटनाएं। अभी तक हम लोग कहाँ थे? तो आज़ादी के पहले थे। ठीक, दो तीन छोटे छोटे फैक्ट और हैं, उनको लिख लीजिएगा, तस्वीरों में खो गया। 1942 में मल्टी यूनिट सहकारी समिति अधिनियम 1942 यह ऐसे सहकारी समितियों के लिए था जो एक से अधिक राज्य में कार्य करना चाहते थे, एक से अधिक राज्य। और जो सोसाइटी, सहकारी सोसाइटी अगर एक से ज़्यादा राज्यों में कार्य करेगी तो वो इस अधिनियम के तहत विनियमित होगी, न कि सहकारी साख समिति अधिनियम 1912 के तहत। समझ रहे हैं? बोलिए। और 1944 में एक गाडगिल समिति भी आई थी। गाडगिल समिति का संबंध आमतौर पर पश्चिमी घाट से बहुत लोकप्रिय रूप से है, लेकिन एक गाडगिल समिति सहकारी समिति के उत्थान के लिए भी निर्मित की गई थी। तो इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक, आज़ादी के बाद देखते हैं तो सहकारी समितियों के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं तैयार की गई, अनेक योजनाएं तैयार की गई। लेकिन महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्राप्त होगा हम लोगों को प्रथम योजना आयोग से, या फिर योजना आयोग प्रथम पंचवर्षीय योजना से प्राप्त होएगा। और प्रथम और पंचवर्षीय योजना के निर्माण और लागू करने का दायित्व किस पर था? तो योजना आयोग पर। किस पर था? योजना आयोग नहीं जानते हो? योजना आयोग आज है या नहीं है? क्या बन गया है? नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक, तो उसी योजना आयोग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीति आयोग के रूप में परिवर्तित कर दिया है। इस योजना आयोग के इस प्रथम पंचवर्षीय योजना में काफ़ी बातें कही गई हैं, उनको थोड़ा जानते हैं तो बेहतर होगा। ठीक, एक तो ये कहते हैं कि देश के अधिकांश क्षेत्र में कोऑपरेटिव, अब थक गए सहकारी समिति लिखते लिखते, क्या लिख देते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी। देश के अधिकांश क्षेत्र में कोऑपरेटिव सोसाइटी की उपस्थिति नगण्य है, इन्होंने पहले कहा। यानी अभी भी गांव-गांव तक कोऑपरेटिव सोसाइटी का खुलना बाकी था। इसी के लिए तो प्रयास कर रहे थे वामन राव लाखे जी, समझ रहे हैं, ठाकुरलाल प्यारे सिंह जी छत्तीसगढ़ में पढ़े होंगे सहकारिता के लिए, समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी आज भी एक सहकारी समितियों का जितना सामर्थ्य है, आज भी अपने पूरे सामर्थ्य से वो कार्य नहीं कर रहे हैं। इसीलिए अभी 2021 में ही नई सहकारिता मंत्रालय गठन किया गया। जो विकास यात्रा पढ़ रहे हैं अभी भी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। और 2 साल पहले ही बड़ी घटना फिर से घटी नई मंत्रालय के गठन से, समझ रहे हैं। तो देश के आज़ादी तक 1904 से औपचारिक रूप से सहकारी समिति बनते आ रही थी। इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा, काफ़ी पुराना 1858 1875 में जाकर देखा, कुरीज, बीसीज, फड़ास, ऐसे कुछ सहकारी आधारित संस्थाएं संचालित थीं।
150 साल से ज़्यादा हो गए थे, लेकिन अभी भी देश के अधिकांश क्षेत्र में सहकारी समितियों की उपस्थिति नगण्य थी, ऐसा प्रथम पंचवर्षीय योजना में कहा गया। और आगे कहा गया कि जिन क्षेत्रों में कोऑपरेटिव सोसाइटी की उपस्थिति है, उन क्षेत्रों में भी यह अपने पूरे सामर्थ्य से कार्य नहीं कर रहे हैं। जिन क्षेत्रों में कोऑपरेटिव सोसाइटी थे वहाँ भी 75.2% जो ऋण है अभी भी कहाँ से लिया जाता था, तो पारंपरिक स्रोत यानी कि क्या तो साहूकार। और भाई देखो भाई, कोई होगा तो मेरे को माफ़ कर देना, लेकिन रिपोर्ट में लिखा हुआ है तो मैं क्या ही करूं। साहूकार और क्या, बनिया और क्या तो महाजन। समझ रहे हैं। अभी भी जहां उपलब्ध थे वहां भी 75%, 3/4 ऋण कहाँ से आ रही थी, तो पारंपरिक स्रोत से, जो लोग साहूकार। और इन्हीं लोग को तो हटाना था पूरे पिक्चर से, पूरे सीन से, क्योंकि इन्हीं लोग तो पूरी स्थिति को गड़बड़ करके रखे थे, जमीन छीन लेते थे। समझ रहे हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि सामने आया था। कब, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में। आगे इसमें और भी कुछ चीज की सिफारिश होती है, ये करें ऊपर। तीसरा, इसी पंचवर्षीय योजना में यह भी बात कही गई थी कि जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है उसको क्या बना दिया जाए, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955। इसका भी तो ये प्रश्न PSC में आ चुका है कि SBI का पुराना नाम क्या है, एक तो ऐसे प्रश्न आता है। और दूसरी बात, SBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1955 में। किसके जरिए हुआ, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही क्या बन गया, तो SBI बन गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया, ताकि सहकारी समितियों को भी और अच्छे तरीके कार्य करने से एक राष्ट्रीयकृत बैंक होना चाहिए। हो गया। चलें आगे। लिख लिए हो पूरा। आगे लिखेंगे ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी 1951। पूछेगा, ध्यान रखना। इस समिति ने या इस सर्वेक्षण ने भी कहा कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का कन्वर्जन किस में हो जाना चाहिए, SBI में हो जाना चाहिए। इसके अलावा इसने कहा कि नेशनल कोऑपरेटिव, हिंदी नहीं कर पाओगे क्या, अखिल भारत ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति 1951। ठीक। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एंड, और इसने रिपोर्ट दी थी 1954 में। ये सर्वेक्षण का रिपोर्ट कब आया, तो 1954 में। और इसने नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एंड वेयर हाउसिंग बोर्ड
गठन की सिफारिश की। और इस बोर्ड का गठन कब हुआ? तो 1956 में। और आगे जाकर इसी को इस वेयर हाउस वाला अलग हो जाता है बाद में, और इस वाले को क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। और 1963 में इसका नाम बदलकर हो जाता है क्या? तो NCDC। N फॉर C फॉर D फॉर C फॉर कॉरपोरेशन। इससे पहले कुछ गलत बोलो, मैं ही बोल देता हूँ। क्या हो जाएगा? तो कॉरपोरेशन। तो यहाँ तक वही है। और एक कॉरपोरेशन यानी कि निगम। वेयर हाउस के लिए अलग सिस्टम ला दिया गया, उसका बताएंगे। ठीक, वेयर हाउस को अलग कर दिया गया यहाँ से। वेयर हाउस का मतलब समझते हैं क्या? वेयर हाउस का मतलब संग्रहण वाला, जहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट्स को रखा जाता है, वेयर हाउस कहते हैं। अभी अगर पढ़ोगे तो समझ में आएगा आप लोग को। जो धान आज खरीदी होगा, दो पूल में जाता है। एक होता है SWC स्टेट वेयर हाउस सेंटर, और एक होता है CWC सेंट्रल वेयर हाउस सेंटर। समझ रहे हैं? तो जहां पर संग्रहण किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो वेयर हाउस। तो वेयर हाउस वाले को अलग किया गया और कोऑपरेटिव वाले को अलग कर दिया गया। तो NCDC कब बना था? तो 1963 में। और NCDWB कब बना था? तो 1956 में। 1956 में। चलें आगे। अब ज़्यादा नहीं है, काफ़ी कुछ पहुंच चुके हैं हम लोग। अब कहानी के कहाँ पर हैं? तो अंत में है। और अब क्लाइमेक्स का समय आ चुका है। ठीक, आगे कुछ कुछ चीज़ें और हैं जो तथ्य के रूप में परीक्षा में आ सकते हैं। अब कहानी ख़त्म ही हो चली है लगभग। 1956 में ही एक ST राजा नामक समिति बनाई जाती है। ST राजा समिति। संबंध किससे था? तो सहकारिता से। ठीक, ज़्यादा सिफारिश इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी। आगे देखिए अब 1963 एग्रीकल्चर रीफाइनेंस कॉरपोरेशन बनाया गया RBI के तहत। किसके अंडर में? RBI के अंडर में। कब बनाया गया? तो 1963 में। क्यों बनाया गया? ताकि क्या दिया जा सके? मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन। ध्यान रखेंगे, उससे पहले वो वाला क्या था? तो शॉर्ट टर्म वाला था। ये अलग से बनाया गया कॉरपोरेशन किसके लिए? तो मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन के लिए बनाया गया। और आगे जाकर इसको 1975 में बदल दिया जाएगा इसका नाम, और क्या कर दिया जाएगा? तो ARDC एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। समझ रहे हैं? आगे चलकर शिवरमन समिति की सिफारिश पर रिकमेंडेशन पर नाबार्ड अधिनियम 1981 निर्मित किया गया। और 1982 में किसकी स्थापना की गई? तो नाबार्ड की मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। और ARDC फिर किसके अंतर्गत आ गया? तो नाबार्ड के तहत। और नाबार्ड में बताए हैं सिर्फ ARDC नहीं आया था, और भी संस्था थी। ठीक, RPCC था, क्रैफिकार्ट था, ये पढ़े थे नाबार्ड वाले में। ठीक, तो इस ARDC को किसके अंतर्गत ले आया गया? तो नाबार्ड के तहत। कब लाया गया? तो 1982 में। नाबार्ड कब आया? कौन सा परीक्षा होगा जहां नाबार्ड न पूछा गया हो? तो 1982 में। नाबार्ड की स्थापना किस समिति के आधार पर की गई थी? शिवरमन समिति के आधार पर की गई थी।
और नाबार्ड अधिनियम कब आया था? तो 1981 में। 1981 में अधिनियम आया और संस्था का निर्माण कब हुआ? तो 1982 में। जैसे आरबीआई अधिनियम कब आया था? 34 में। और संस्था कब आई? तो 1935 में। शायद 1 अप्रैल 1935 को आई होगी। हाँ, ये 12 जुलाई है, तो 12 जुलाई लिख लीजिएगा, डेट भी पूछता है। समझ रहे हैं? तो ये कुछ डेट और टाइम लाइन है, इनको भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। हाँ, ये हो गया यहाँ तक एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसी को नाम बदल दिया गया। ARC का ही नाम बदल दिया गया, क्या? ARDC। और ये आरबीआई के अधीन कार्य कर रही थी। किसके अधीन? आरबीआई के अधीन। तो पहले आरबीआई ही ग्रामीणों को लोन देने का कार्य करती थी अपने ढांचे के तहत, और उसके लिए उन्होंने एक अलग से निगम बना रखा था, कॉरपोरेशन यानी कि कंपनी, जो कंपनी अधिनियम के तहत अधिसूचित रहेगी। लेकिन जब नाबार्ड बन गया तो बोला अब मैं अलग से कार्य नहीं करूंगा, क्योंकि नाबार्ड किसके लिए है? ग्रामीण परिवेश के लिए है। बोलिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इस ARDC को किसके अधीन फिर ला दिया? तो नाबार्ड के अधीन लाया गया। समझ रहे हैं? चलें आगे। आगे कुछ बातें और हैं, ये भी बहुत बार पूछता है। NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये भी कहाँ है? तो आनंद में ही, क्योंकि भारत में अगर दुग्ध का कोई सबसे बड़ा केंद्र क्या हो जाएगा? आनंद। किसी व्यक्ति का नाम, जगह का नाम है, बार बार कह रहे हैं। समझ रहे हैं? और यहीं पर क्या था? पॉल्सन था। और यहीं पर क्या बना था? तो त्रिभुवन दास जी, याद रहेंगे। यहीं पर वर्गीस कुरियन जी। तो जब भारत का सबसे बड़ा दुग्ध सहकारी संघ कहाँ है? आनंद में है। तो ऐसा बोर्ड भी कहाँ गठित किया जाना चाहिए? आनंद में ही। तो NDDB भी 1965। और कहाँ स्थित है? तो आनंद में। आनंद कहाँ? गुजरात में। आनंद कहाँ? तो गुजरात में। 1965 लिख लीजिए। मिर्था समिति, ये भी सहकारी संबंधी से इसका संबंध था। 1965 मिर्था समिति। ये सभी छोटे छोटे तथ्य हैं, कभी भी परीक्षा में आ सकते हैं। मिर्था समिति, ध नहीं है, थ। ठीक। 1989 प्रोफेसर AM खुसरो समिति। प्रोफेसर खुसरो को जानते हैं क्या? अमीर खुसरो, हाँ वो तो है ही महोदय। और शायद जहांगीर के भाई का भी नाम खुसरो था। अच्छा, जो आंदोलन भी कर देता है, बगावत भी कर देता है। ठीक हो गया। 1967 की एक जानकारी और लिख लीजिए। अभी दिखाए थे मेहता साहब को। मेहता समिति कब गठित की गई थी? 1937 में दिखाए थे। तो लिख लीजिएगा 1967 डैश करके बैकुंठ मेहता समिति, बैकुंठ मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट पूना। पूना में ही इनके नाम से कोऑपरेटिव मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट पूछेगा कहाँ है? तो पूना में है, जो मेहता साहब के नाम से रखी गई है। लिखिए 1967 डैश करके बैकुंठ मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट पूना। हाँ, 67 बैकुंठ मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट। और नेशनल इंस्टीट्यूट है भाई, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT है, राज्य स्तर की संस्था नहीं है। कहाँ? हाँ, राष्ट्रव्यापी संस्था है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। तो
पूछ सकता है, क्योंकि मान लीजिए अभी छत्तीसगढ़ में अगर कोऑपरेटिव से संबंधित कोई नवाचार होता है, जैसे उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन आया, क्योंकि वर्ष 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट चल रहा है, बताए हैं बात जब पढ़ रहे थे मिलेट मिशन को। तो जब यहाँ मिलेट मिशन लाया गया तो किससे करार किया गया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद से, IIMR हैदराबाद से। तो अगर कभी कोऑपरेटिव में कोई नवाचार होगा तो किससे करार हो सकती है? इसी पूना वाले से, क्योंकि यह विशेषीकृत संस्था होगी सहकारिता के क्षेत्र में। लिख लिए। आगे 1990 का बहुत परिवर्तन का दौर था भारत में, क्योंकि इस समय भारत की इकोनॉमी क्या हो गई थी, तो हाँ बहुत खराब हो गई थी, और सुधार के रूप में पूरी अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया। और क्या लाया गया? तो LPG, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। ठीक, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। भारत कब प्रवेश किया विश्व में? इस देखिए 1990 के पहले ना आपको कोई विदेशी चीज नहीं दिखाई देगी, बहुत कम, क्योंकि आने ही नहीं देते थे। आज भी बहुत सारे क्षेत्र में बाहर की कंपनी नहीं आ सकती, जैसे सेना के क्षेत्र में है, तो वहाँ लिमिट है कि जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा उसका 25-30% कर सकते हैं, बाकी कौन करेगा? तो भारत वाले, क्योंकि सेंसिटिव है। न्यूक्लियर में जो संवेदनशील क्षेत्र है, आज भी बाहर के लोगों को यहाँ इन्वेस्ट करने नहीं देते हैं। कभी आए थे क्रीम बेचने, कौन? अंग्रेज लोग वैसलीन बेचने आए थे ना, बोलिए आए थे कि नहीं आए थे भाई? वैसलीन यहाँ वास्को डी गामा ऐसे तो आया नहीं होगा, चलो घूम के आता हूँ। कुछ सामान लेके आता, यहाँ बेचता, फिर यहाँ से कुछ खरीद जाके कहाँ बेचता? व्यापारी लोग यही करते हैं, व्यापारी लोग। और ऐसे करते करते उन्होंने क्या कर लिया? गुलाम बना लिया। पहले एक छोटे से क्षेत्र को खरीदा, फिर उस बड़े क्षेत्र को खरीदा, बोला अब और लाभ कमाना है, तो यहाँ के राजा को ही जीत लेते हैं। और लाभ कमाना है तो दो तीन राजा को जीत लेते हैं। धीरे धीरे करके संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप चला गया, म्यांमार सहित। भारत तो छोड़िए, पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सब समझ रहे हैं। तो वैश्वीकरण, आज फिर से वैश्वीकरण पीछे की तरफ जा रहा है। अब 1900 देखिए, चीन हमसे आज बहुत आगे है। चीन 1979 में प्रवेश कर गया ग्लोबलाइजेशन में। हम लोग कब आए? तो 1991 में आए, 90 के बाद से। तो इसीलिए आज हम लोग चीन से 10 साल पीछे हैं। 1979 में चीन और हम लोग लगभग बराबर खड़े थे, चाहे जीडीपी हो, चाहे प्रति व्यक्ति आय हो, लेकिन उन्होंने सुधार पहले कर लिया। और समय बदलता है, अमेरिका के कारण ही चीन आज यहाँ तक आ पाया। पूरी इन्वेस्टमेंट कहाँ से आई? और आज आंख किसको दिखा रहा है? चीन, अमेरिका। समय बदलता है, इसीलिए ध्यान रखिए, जब समय आपका चल रहा हो तब हवा मुड़ने का प्रयास न करें, और जब समय खराब चल रहा हो तो निराश भी न होइए, क्योंकि समय बदलेगा। चिड़िया चाहे जितना उड़े आकाश, दाना है धरती के पास, धरती में तो आना ही पड़ेगा उसको। समझ रहे हैं? तो ये जो वैश्वीकरण है आज पीछे की तरफ जा रहा है। कुछ घटनाएं अभी 2-3 साल में ऐसी हुई ना, कोरोना महामारी, पूरे इकोनॉमी बंद हो गए थे उस समय, अभी तक नहीं खुले हैं। रूस यूक्रेन युद्ध, चीन और अमेरिका में व्यापार युद्ध, ठीक। और विश्व के अनेक देशों में ऐसे दलों की सरकार बन रही है जो संरक्षणवादी नीतियों को बढ़ावा देती है, कंजर्वेटिव पॉलिसी रखती है। समझ रहे हैं? तो एक अब देखिए भाई, हर चीज के क्या होते हैं? फायदे और नुकसान होते हैं। नुकसान क्या? आज हिप्स लिप्स चाल ढाल, आज गाना गाते हैं बादशाह महोदय, ये ग्लोबलाइजेशन का परिणाम है। वेस्टर्न की सारी चीजें कहाँ आ गई? इंडिया में।
गांव के लोग बड़ा इस वैश्वीकरण के दौर में भी स्वदेशीपन को बनाए रखे हैं, देसी शराब पर ही निर्भर हैं। समझ रहे हैं, अभी भी अंग्रेजी की तरफ वो नहीं गए हैं। तो कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान होते हैं, लेकिन भारत को क्या हुआ, फायदा हुआ। काफ़ी तेज़ी से हम लोग बढ़े और 2008-9 में तो हम लोग डबल डिजिट में ग्रोथ किए हैं, जो भारत कभी नहीं कर पाया है। चीन कई सालों तक डबल डिजिट में ग्रोथ करता रहा, मतलब जीडीपी ग्रोथ अभी कितनी है हमारे पिछले साल 9%, अभी 7.2 का अंदाजा लगाया गया है। तो ये जो भारत तभी विश्व गुरु बन पाएगा और तभी हम लोग 2047 तक विकसित राष्ट्र बन पाएंगे, जब कम से कम 5-6 साल किसमें ग्रोथ करें तो डबल डिजिट में, यानी 10 से ऊपर या तो 10 पर, कि हर साल हमारी जीडीपी 10% की दर से बढ़नी चाहिए। तो काफ़ी फायदा हुआ है और यही दिक्कत है। अब देखिए भारत की बारी आई है बढ़ने की, अब तो फिर से अब ग्लोबलाइजेशन कहाँ की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। समझ रहे हैं, अब हर एक चीज़ कोई दूसरे से डर रहा है, इसीलिए अपने अपनी इकोनॉमी को बंद करने लगे हैं। तो 1990 में ये घटना हुई और इस घटना के कारण भी काफ़ी कुछ परिवर्तन आए सहकारिता के क्षेत्र में। और मल्टी यूनिट सहकारी समिति अधिनियम 1942 याद है, जिस सहकारी समिति को एक से अधिक राज्यों में कार्य करना है, उसको रद्द करके एक 1984 में बनाया गया था और उसको भी रद्द करके मल्टी सहकारी समिति अधिनियम 2002 ला गया। ये ध्यान रखेंगे, ठीक। तो जो 42 वाला था उसको रद्द किया गया, कब लाया गया, 1984 में, और 84 वाले को रद्द करके क्या ले आया गया, तो मल्टी सहकारी समिति अधिनियम 2002। ऐसे सहकारी समिति, ऐसे कोऑपरेटिव बैंक, हमारे यहाँ कुछ महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव बैंक दिखेंगे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का कोई भी बैंक छत्तीसगढ़ से बाहर कार्य नहीं कर रहा है अभी, लेकिन कई राज्यों में ऐसे सहकारी समितियां हैं जो एक से अधिक राज्यों में कार्य करती हैं, और उनको रेगुलेट करने के लिए कौन सा अधिनियम है, तो यह वाला मल्टी सहकारी समिति अधिनियम 2002। समझ रहे हैं। 2004 में एक समिति और बनाई गई थी, प्रोफेसर वैद्यनाथ। 2004 में एक समिति, इसका भी संबंध किससे था, तो नहीं बोलते हो, सहकारी प्रोफेसर वैद्यनाथ, प्रोफेसर वैद्यनाथ। और अब हैप्पी एंडिंग कर देते हैं इस ऐतिहासिक, हाँ, सहकारी समिति का जो ऐतिहासिक यात्रा देख रहे थे, एक संक्षिप्त इतिहास देख रहे थे, ब्रीफली देख रहे थे, अभी तो विस्तार से देखे भी नहीं है, ठीक। तो इस संक्षिप्त इतिहास का अंत हो जाएगा, अंत तो नहीं होएगा, लेकिन 6 जुलाई 2021 कृषि, पहले देखिए जरा ध्यान से देखेंगे, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय था। तब तो 6 जुलाई 2021 से पहले, और 6 जुलाई 2021 को इसको यहाँ से खींच लिया गया और एक नया मंत्रालय बनाया गया, क्या, तो सहकारिता मंत्रालय। और भारत के प्रथम सहकारी मंत्री कौन बने, तो मोटा भाई, क्या नाम है, तो श्री अमित शाह जी। समझ रहे हैं। तो ये यहाँ पर क्या होगा, आपका अंत होगा। तो इस तिथि को तो एकदम दिमाग में बसा लीजिए। 6 जुलाई 2021 को भारत में एक नया मंत्रालय का निर्माण किया गया और उसका नाम क्या था, तो
सहकारिता मंत्रालय, और किस मंत्रालय से अलग किया गया है? कृषि। हाँ, तो पहले सहकारिता किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ था? कृषि क्षेत्र से। इसीलिए अब देखोगे सिर्फ क्या आता है तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय आता है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री आता है अब, या तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर ऐसा लिखा रहता है। समझ रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। अभी ये तो जानते होंगे, अभी अंग्रेजी का कोई सेंटेंस लिखा है तो अनुवाद करना है तो पूछ तरफ से शुरू करो। ऐसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक, तो अभी हिंदी में अनुवाद करना है तो इधर से शुरू करोगे तब सही से अनुवाद हो पाएगा। तो जैसे अभी इसका हिंदी करना है तो इधर से करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कल्याण, किसान, कृषि मंत्रालय, ऐसे नहीं, ये पूरा एक बनेगा और ऑफ के बाद। समझ रहे हैं? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ठीक। तो ये क्या हुआ, आपका अंत हुआ, हैप्पी एंडिंग हो गई। भारतीय सिनेमा का यही सार होता है कि अंत में क्या होता है तो हैप्पी एंडिंग होती। बहुत कम सिनेमा ऐसी है भारत में जो विदाउट हैप्पी एंडिंग है, गुस्सा हो जाते हैं लोग। हाँ, उनका अभी देहांत हुआ है। एक दो साल पहले, अरे एक दो साल कह रहा हूँ, एक दो महीना पहले उनका देहांत हुआ है। और आज चीन जितना भी आर्थिक, इकोनॉमिक पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, चाहे अमेरिका से संबंध हो, जितनी भी चीज़ें एंजॉय कर रहा है, वही जो नेता वो बता रहे हैं, चाइनीज़ नाम है तो जल्दी से याद नहीं होता है वो, तो उनका बड़ा योगदान है जो कह रहे हैं। और 1979 में वो मतलब अपना एक अर्थव्यवस्था को खोल दिया, हम जाकर 10 साल बाद खोले, और आज भी हम चीन से 10 साल पीछे हैं। आप लोग देखते होंगे सिनेमा में या इधर उधर के कुछ वीडियो में, आप लोगों को अंदाज़ा लग जाता होगा, चाहे शक्ति की बात हो, चाहे अर्थव्यवस्था की बात हो, चाहे सोशल डेवलपमेंट हो, चाहे कल्चरल डेवलपमेंट हो। समझ रहे हैं? अब हम लोग कल थोड़ा सा ये जो सहकारिता मंत्रालय है, यहाँ से भी कुछ प्रश्न निर्मित होंगे। एक तो ये कब गठन हुआ है, दूसरी बात जब ये मंत्रालय गठन हुआ तो बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, जैसे कि स्वयं सहायता समूह में हम लोगों ने पंचसूत्र का पढ़ा और 6 सूत्र और टोटल 11 सूत्र, तो ऐसे ही कुछ सूत्र यहाँ भी दिए गए हैं, वो भी आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो सहकारिता मंत्रालय का थोड़ा अध्ययन करने के बाद कंपनी वाले हैं, सहकारिता मंत्रालय रिचार्ज खत्म हो गया है तो बार बार याद दिलाते हैं। सहकारिता मंत्रालय के अध्ययन के बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि भारत में किन किन क्षेत्रों के लिए या किन किन क्षेत्रों में सहकारिता कार्य कर रहा है। देखिए, इसको बच्चे नहीं समझ पाते हैं। आमतौर पर सहकारिता बस गांव वाले तो जानते हैं कि सोसाइटी गांव में करते हैं, क्योंकि हर परिवार का गांव में सोसाइटी में आना जाना लगा रहता है। हर परिवार गांव में 2 जगह जाता ही है, एक तो उचित मूल्य की दुकान, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जहां धान मिलता है, कौन सा वाला, खाने वाला जो कार्ड से मिलता है, और एक धान मिलेगा उगाने के लिए वो सोसाइटी से मिलेगा। अब तो वो सस्ती आती है, और जो बीज जाकर लोगे ना बाजार से बहुत महंगी रहती हैं। तो जो गरीब होते हैं हम लोग सोसाइटी वाले को ही बो देते हैं, लेकिन उसमें उपज ज़्यादा नहीं होती है, उसमें ज़्यादा उपज। तो इस कृषि के अलावा और कहाँ कहाँ सहकारी ढांचा है। सहकारी शक्कर कारखाना सुना होगा आप लोगों ने, अभी बताए लघु वन उपज के क्षेत्र में। समझ रहे हैं? तो
तो ऐसे जितने भी क्षेत्र हैं हम लोगों के देश में और हमारे राज्य में, वो सारे क्षेत्रों को जानेंगे। और छत्तीसगढ़ में जो भी संस्था कार्य कर रही है, जैसे मार्कफेड हो गया, समझ रहे हैं, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज संघ हो गया, तो इन सब के भी नेफेड हो गया, तो इन सब के बारे में चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक, लेकिन इतनी चीज़ें जो बताई हैं इसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा। ठीक।